नाउ इस आर्टिकल में हम लोग देख सकते हैं कि कर्नाटका का महादई रिवर वाटर प्रोजेक्ट जो है इसको अपोज किया जा रहा है गोवा की स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट उनके द्वारा। गवर्नमेंट और ग्रीन ग्रुप क्या होते हैं? ग्रीन ग्रुप मतलब ऐसे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट का ग्रुप जो कि मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। तो गोवा में इसको जो है अपोज किया जा रहा है। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? इस प्रोजेक्ट में महादई रिवर वाटर प्रोजेक्ट में डैम बनाने की बातें करी जा रही हैं। हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, किस रिवर के ऊपर डैम बन रहा है, इसके क्या क्या फ़ायदे या फिर नुकसान हैं। तो ओवरऑल यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है और साथ ही साथ कुछ एक्टिविस्ट हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। क्या अपोज कर रहे हैं? जो डैम बिल्ड किया जा रहा है ऑन द कालसा एंड बंदूरी ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि ये कालसा और बंदूरी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? महादई रिवर की। तो एनवायरनमेंट एक्शन जो है इसके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जब डैम बनेगा तो डैम जो होगा वो वाटर को, अगर वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है और डैम बन गया तो ये वाटर के जो फ्लो है इसको स्टॉप करेगा और साथ ही साथ वाटर को डाइवर्ट भी करने की बात करी जा रही है कि वाटर को डाइवर्ट करके कुछ एरियाज़ में भेजा जाएगा, जैसे कि स्पेशली नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन में। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ आर्टिकल में, ये नॉर्दर्न कर्नाटका स्पेशली धारवाड़, बेलागावी, बगलकोट और गडग रीजन में इस वाटर को भेजा जाएगा कर्नाटका के। पहले महाराष्ट्र इसका अपोजिशन करता था, लेकिन अब जो है गोवा इस बार फोर फ्रंट पे है, गोवा अपोज कर रहा है और कई एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी अपोज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब वाटर का आप डाइवर्जन करोगे तो इससे क्लाइमेट चेंज या फिर वहाँ के जो भी लैंड है उनमें बहुत बड़ा एक चेंज आएगा जो कि नुकसानदायक हो सकता है। लैंडस्लाइड्स वगैरह और मतलब कि वहाँ के लैंड जो है वो ख़राब होने की चांसेस रहेंगे जब आप इस तरह से वाटर के रास्ते को डाइवर्ट करते हो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहले तो कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट इसका नाम है। इसका एम क्या है? एम है कि ये 11 डैम बिल्ड करेगा। कहाँ पे बिल्ड करेगा? महादई रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे। ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है? कालसा एंड बंदूरी नालस। ठीक है, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की? महादई रिवर की। तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि महादई रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो कालसा एंड बंदूरी नालस। फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि वाटर जो महादई रिवर में जा रहा है उसको डाइवर्ट करके हम लोग मालप्रभा रिवर कर्नाटका में पहुंचाएं और कर्नाटका के रीजन्स में जहां नॉर्दर्न कर्नाटका स्पेशली जहां पानी नहीं पहुंच पाता वहां पे पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है? जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नॉर्दर्न कर्नाटका जैसे बेलगावी, धारवाड़ और गडक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के ईजिली वहाँ पे उनको पीने का पानी मिल जाएगा। नाउ अब ये महादई या फिर इसको मंडोवी रिवर भी बोलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो महादई रिवर का जो ओरिजिन है ये 30 स्प्रिंग से मिलके होता है, मतलब 30 स्प्रिंग्स है। कहाँ पे हैं? भीमगाड़ में ये 30 स्प्रिंग्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है इन द बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इससे मतलब कि भीमगाड़ से मतलब बेलागावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में वेस्टर्न घाट में, ऑब्वियसली ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो यह भीमगाड़ में जो है 30 स्प्रिंग्स हैं, इनसे ही निकल करके महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है। 30 स्प्रिंग्स जो है वहाँ से पूरा वाटर और जितना भी स्प्रिंग का वाटर है वो आता है और महादई रिवर को ओरिजिनेट करता है कर्नाटका से। सो ये रिवर जो है वेस्टर्न घाट की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, और इसके कैचमेंट एरियाज क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में जाती है तो गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र ये तीन इसके कैचमेंट एरियाज हैं, मतलब यहाँ से ये ओशन में जाके मिल जाती है। गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं महादई रिवर की? तो ट्रिब्यूटरीज के नाम में सारंग, महानदा, उडेल, लोही, वेलवोटा, बिचोलिम, मैप्यूसे, ननोडा और खांडेपार। नाम याद रखते हैं तो बढ़िया, वरना मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल ये याद रख सकते हो आप, जैसे कि दूध सागर फॉल और वारापोहा फॉल। तो इन फॉल के नाम से पूछे जा सकते हैं कि दूध सागर फॉल किस रिवर पे है? तो महादई रिवर पे है। वारापोहा फॉल किस रिवर पे है? महादई रिवर पे है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन के आ सकता है और ये इजी भी है, याद भी किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ गोवा के लिए लाइफलाइन की तरह काम करती है। और क्योंकि गोवा के लिए लाइफलाइन की तरह काम करती है महादई रिवर,
तो इसी वजह से गोवा वाले जितने भी लोग हैं और मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, वो ये नहीं चाहते कि गोवा में जो वाटर आ रहा है ड्रिंकिंग वाटर, उसको ऊपर डैम बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे और उसे कहीं और डाइवर्ट करे। पूरा नहीं डाइवर्ट होगा लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो वाटर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ के जितने भी एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न है कि हाँ, इससे लैंड जो है वहाँ की ख़राब भी हो सकती है, लैंड डिग्रेडेशन का भी खतरा बना रहता है इन सब चीज़ों से, जब आप वाटर के जो फ्लो है उसको डाइवर्ट करते हो। तो महादई रिवर जो है वो जुआरी रिवर के साथ ज्वाइन होती है एट अ कॉमन क्रीक एट काबो। काबो आगुआ गोवा में एक एरिया है, वहाँ पे ये जुआरी रिवर से ज्वाइन होती है और मोर्मुगांव हार्बर भी बनाती है। मोर्मुगांव हार्बर हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हार्बर है। और मोर्मुगांव हार्बर जो है, अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि मोर्मुगांव हार्बर कैसे बनता है। जुआरी रिवर और महादई रिवर के कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है, कहाँ होता है, काबो अगौड़ा गोवा में, उससे मोर्मुगांव हार्बर बनता है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें वाटर सप्लाई से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट के 70 एंट्री 17 में ये लिखा है कि स्टेट जो है वाटर के साथ डील करेगा। वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर, ये सारी चीज़ें स्टेट ही मैनेज करेगा, बट इसमें सेंटर इंटरफेयर कर रहा है। तो फिर ये देखने में मतलब कि, और सेंटर इंटरफेयर किस रीज़न से कर रहा है, क्योंकि एंट्री 56 यूनियन लिस्ट ही कहती है कि सेंटर जो है वो, मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकता है, डेवलप कर सकता है क्या, इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज़। तो यहाँ पे इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट की बात है, तो फिर यहाँ पे सेंटर को प्ले मतलब कि रोल में आना पड़ेगा। तो इसी वजह से सेंटर यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। आर्टिकल 262 भी कुछ कहता है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर डिस्प्यूट या फिर वाटर रिलेशन को लेकर के। जैसे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब कि पार्लियामेंट जो है अगर चाहे तो एडजुडिकेशन के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट को या कंप्लेन को या फिर यूज़ को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कंट्रोल को लेकर के वाटर के कोई भी रूल बना सकता है ना, इंटर स्टेट हो या फिर रिवर वैली से रिलेटेड हो। तो ये सारे लॉज जो है वो यूनियन या फिर पार्लियामेंट जो है बना सकती है। पार्लियामेंट ऑल्सो जो कुछ भी लॉ बनाएगी, नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेन एज मैंशनड अबव। मतलब कि जब इंटर स्टेट, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में वाटर के रिलेशन को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता। तो इस वजह से मतलब कि क्योंकि आर्टिकल 262 में हमारे प्रेजेंट है, तो आप आर्टिकल 262 लर्न भी करना पड़ेगा कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स या फिर कंप्लेंट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 262 है। नाउ इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 262 के द्वारा पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉज बना रखे हैं पहले से ही। जैसे रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इसका पर्पज़ ये था क्योंकि वाटर के डिस्प्यूट्स हमेशा से चले आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, वो हमेशा से चलते आ रहे हैं। तो इन्होंने एक रिवर बोर्ड बना दिया 1956 का, जिससे कि इंटर स्टेट रिवर, मतलब कि दो स्टेट के बीच में जो रिवर्स हैं, रिवर वैलीज़ हैं, या फिर मतलब कि कुछ भी है दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सारे जो हैं वो रिवर बोर्ड ही एडजुडिकेट करेगा और रिवर बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि क्या किसको कैसे क्या क्या मिलना चाहिए ना, वो सारी चीज़ें रिवर बोर्ड देखेगा। और वो ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। नाउ आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड इज़ टू एडवाइज ऑन द इंटर स्टेट बेसिन, मतलब कि इंटर स्टेट बेसिन को प्रिपेयर करना, डेवलप करना, स्कीम्स लेके आना, है ना, एमरजेंसी ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई कन्फ्लिक्ट है तो उनको क्या करना, सही करना। तो ये बोर्ड इस सारे काम को देखता है। जैसे आप जानते हो ना कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन के बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, तो उनके अंडर में जो सारी चीज़ें आती हैं वही एडजुडिकेट करते हैं। तो उसी तरह रिवर बोर्ड है जो रिवर को लेकर के सारे रूल्स लेके आता है। ठीक है। टू डेट नो रिवर बोर्ड एज पर अबव एक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। अभी तक
मतलब कि इस डेट से पहले कोई भी रिवर बोर्ड क्रिएट नहीं किया गया जो इन सब चीज़ों को देखे। ठीक है, ये तो एक्ट है, लेकिन बोर्ड, रिवर बोर्ड अभी तक कोई नहीं बना है अभी तक की डेट में। नाउ दूसरा एक्ट क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। देखिए, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट चाहे तो किसी बोर्ड को सेटअप कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी बोर्ड सेटअप नहीं किया, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट कभी भी अपनी ताकत किसी और को नहीं देना चाहेगी कि कोई और उस पर रूल्स या लॉ बनाए। नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 क्या कहता है, जब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी रिगार्डिंग अ वाटर डिस्प्यूट, किसी वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो इस केस में वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को सेटअप करना पड़ता है, और ये ट्राइब्यूनल ही क्या करता है, इसको रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट, ये एक्ट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये भी कहता है कि इस मतलब कि इस एक्ट को जो है 2002 में अमेंड भी किया गया था, और साथ ही साथ एक मतलब कि रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन से अमेंड किया गया था, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से इसको अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट ने क्या किया था कि 1 ईयर का टाइम फ्रेम सेटअप किया था वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के लिए, और 3 ईयर टाइम फ्रेम टू गिव अ डिसीजन, मतलब कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट उठ के आता है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दो अलग ओपिनियंस लेके आती हैं, तो यहाँ पे 1 साल के अंदर, मतलब 1 ईयर के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब कि ट्राइब्यूनल सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइब्यूनल सेटअप करना पड़ेगा, और इस ट्राइब्यूनल को 3 साल के अंदर डिसीजन देना पड़ेगा, मतलब 3 साल में आप डिसीजन दे दो कि कौन सही है और कौन गलत है। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं, ये मैप है हमारे पास, इस मैप में हमें दिख रहा है ये रावी, बियास, सतलज जो है, ये स्टेट कंसंट्रेटेड पंजाब स्टेट में है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 स्टेट में रावी, बियास, सतलज रिवर्स पाई जाती हैं। नर्मदा रिवर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, ये नर्मदा रिवर ये जा रही है इधर, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, इन 4 स्टेट से जाती है। मंडेल या मंडोवी या महादई रिवर जिसके बारे में बात अभी हमने करी है, वो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र से होके जाती है, अभी हमने डिस्कस भी किया। कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से होके जाती है, ये कृष्णा रिवर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारा लिखा हुआ है, यू कैन सी इट इन द मैप। नाउ इसके बाद पेरियार रिवर की बात करें तो पेरियार रिवर हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ये पेरियार रिवर है। और फिर इसके बाद ये तमिलनाडु, केरला के रीजन में, कावेरी रिवर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी इस एरिया में है। गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये देखिए आप देख सकते हैं कि गोदावरी रिवर यहाँ पे जा रही है। वामसधरा रिवर ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होके जाती है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इस वाले रीजन में पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग रिवर्स हैं जिनको आप याद करते हो, और याद करना ज़रूरी भी है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।